हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्राइवेट एजुकेशन सेंटर में। तो यार आज हम देखने वाले हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मेडलिफ्ट की आवाज़ सारणी की सीमाएं। ठीक है, मेडलिफ्ट की आवाज़ सारणी की सीमाएं को भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 4 नंबर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको मेडलिफ्ट की आवाज़ सारणी को समझा दिया हूँ और मेडलिफ्ट की आवाज़ सारणी की उपलब्धियों को भी बता दिया हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसको भी आप लोग जाके देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा और आप चाहो तो प्ले लिस्ट में भी जाके आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं यार मेडलिफ्ट की आवाज़ सारणी की सीमाएं, यानी कि लिमिटेशन ऑफ मेडलिफ्ट पीरियोडिक टेबल। ठीक है, यानी कि इसकी क्या क्या सीमा है, इसको आज हम देखने वाले हैं। सीमा का मतलब आपको समझ में आता है ना कि कुछ क्या रहते हैं, मिस्टेक्स रहते हैं, गलतियां रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने उधर डोबेरेनर का देखा, ठीक है, और किसका देखा, लोथर मेयर का देखा, है ना। तो उनमें भी हमने सब में सीमाएं देख रहे थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग मेडलिफ्ट का भी कुछ सीमाएं हैं उसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, या बस कुछ इसका 4 पॉइंट में दिया गया है, जिसका पहला पॉइंट में बोला है हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित, जानेंगे किस प्रकार से हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित है। दूसरा पॉइंट में बोला है भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना, इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट में है समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया जाना। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि समस्थानिक होता क्या है और इसे अलग अलग स्थान कैसे नहीं दिया गया है उसको भी हम लोग देखेंगे। और चौथा पॉइंट में है एक तत्व दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ना, इसको भी हम लोग इधर देख लेंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट में तो यहाँ पर चलो पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट है हमारा हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित। तो यहाँ पर बोला यार हाइड्रोजन क्षार धातु के आयन जैसे कि Na+ आयन और K+ आयन, ये क्या है, सोडियम प्लस आयन है, ये पोटेशियम प्लस आयन है, की भांति H+ आयन तथा हाइड्रोजन आयन में क्या क्या है, जैसे क्लोरीन Cl- आयन और ब्रोमीन Br- आयन की भांति H- आयन भी बनाता है। इसलिए यह निश्चित नहीं किया जा सका कि उसे किस वर्ग में रखना उचित होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमारे सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, ये वाले समूह और क्लोरीन और ब्रोमीन वाले समूह कहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा आपको पीरियोडिक टेबल में दिखा देता हूँ। इसका ये मेडलिफ्ट का हमारा आवाज़ सारणी, ठीक है, जिसमें ये क्या है, हाइड्रोजन को भी फिलहाल यहाँ पर रख दिया गया है, जो कि ये क्या है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये क्या है, सब क्षारीय धातु हैं, इसमें यहाँ पर रख दिए गए हैं। अभी देखेंगे यहाँ पर क्यों रखा गया है। और जो हमारे हाइड्रोजन है वो इसके भी गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर हमारा जो ये हाइड्रोजन समूह है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या आते हैं, हाइड्रोजन समूह में आते हैं यार। ठीक है, तो इसके भी गुणों में क्या करते हैं, समानता प्रदर्शित करता है। वो कैसे करते हैं, जैसे कि देखो ये क्या है, हमारा फ्लोरीन है F, ठीक है, ठीक है, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है यार, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं ना, तो इसका परमाणु क्रमांक से हम लोग निकाल लेते हैं क्योंकि हमें पता है ना। तो फ्लोरीन का 9 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, 2 और 7 हुआ। और इसी प्रकार से यहाँ पर मैं किसका निकाल लेता हूँ, चलो सोडियम का निकाल लेता हूँ। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूंगा तो सोडियम का जो है इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, सोडियम का 11 होता है। ठीक है, 11 होता है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 होगा, 8 होगा और 1 होगा। ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से है, इसको मिटा देता हूँ ना। चलो बस सोडियम का मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहा हूँ। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक चूँकि 11 होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 होगा, 8 होगा और ये 1। ठीक है, 8 2 10, 10 और 11। इसी प्रकार से जो फ्लोरीन रहता है इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7। ठीक है, तो हमने वहाँ पर देखा यार कि क्षारीय धातु में ये सोडियम में Na+ आयन था, पोटेशियम में K+ आयन था। तो प्लस आयन होता कैसे, इसको थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, पूरा प्लस आयन होता है। ठीक है, K+ आयन होता है, K+ आयन होता है, Na+ आयन होता है, Li+ आयन होता है। ठीक, इसमें इस प्रकार से इसमें क्या होते हैं, प्लस आयन होते हैं। तो क्यों होते हैं, क्योंकि देखोगे आप क्योंकि यहाँ पर जब आप इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखोगे तो इसके अंतिम कक्ष में क्या है, इसके अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये अपने अष्टक को पूरा करने के लिए ये जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है यहाँ पर,
ठीक है, उसको क्या करता है, ये देना प्रीफर करता है, किसी दूसरे तत्व को क्या कर देगा, दे देगा। ठीक है, तो फिर ये 2 और 8 में अपना क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, दे देता है। ठीक है, जब कोई तत्व अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो उसमें प्लस चार्ज लगता है। तो ये क्या है, हमारे जो क्षारीय धातु यहाँ पर जितने भी देख रहे हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब क्या है, इसमें प्लस आयन होते हैं। ठीक है, तो इसमें इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, प्लस आयन लगा है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे कि हाइड्रोजन में कैसे प्लस आयन लगेगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो होते हैं हाइड्रोजन समूह के तत्व तो जितने भी होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसमें क्या होते हैं, माइनस चार्ज होते हैं। हमने देखा ना यहाँ पर देखा हमने कि हाइड्रोजन समूह में जैसे कि क्या क्या है, क्लोरीन है, ब्रोमीन में, सब में क्या है, माइनस आयन है। तो माइनस आयन कैसे होते हैं, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ। इसमें भी माइनस आयन होते हैं, इसमें भी सभी में क्या होते हैं, माइनस आयन होते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है, ये जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 होता है, यानी कि इसका जो है पहले कक्ष में इसका 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, और दूसरे कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है यार, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, चूँकि यहाँ पर सर्कल ठीक से नहीं बना यार, चलो ठीक है। और जो हमारे दूसरे कक्ष रहते हैं उसमें हमारा टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर पहले कक्ष में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरे में क्या रहता है, 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहाँ पर तो है यार 2 है और 7 है। ठीक है, तो देखो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए तो अपने 7 आयन मतलब कि 7 इलेक्ट्रॉन को देना क्या होगा, बहुत कठिन होगा, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी की जो ऊर्जा पड़ेगी। ये होता है क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से ले लेता है, जैसे कि इसी से ले लेगा, जो हमारे यहाँ पर सोडियम वाले समूह है वहाँ से यदि वो क्या ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसका जो क्या है अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या हो जाएंगे, पूरा 8 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए किसी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है, माइनस चार्ज लगता है। ठीक है, इसका अष्टक पूरा करने के लिए तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, ये क्या करेगा, किसी दूसरे से अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक को क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या लगा यहाँ पर, माइनस आयन इसमें लगता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं दूसरे तत्व से, और यहाँ पर जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाले समूह हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन जो है इस दोनों के गुण कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखो यार, हमारे जो हाइड्रोजन है, एक सेकेंड ना, यहाँ पर समझाता हूँ। देखो ये जो हमारे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक सबको पता है 1 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये जो हमारा हाइड्रोजन होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, चूँकि अब इसके अष्टक को पूरा करने के लिए, ठीक है, इसके अष्टक को पूरा करने के लिए इसे ये तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा किसी दूसरे से, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। तो ये पहला कोष जो रहता है, ये नाभिक है, ये पहले कोष में क्या रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना, पहले कोष में क्या रहते हैं, 2 रहते हैं। तो करेगा क्या कि किसी दूसरे से यदि वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, ले लेगा, तो ये क्या जो है, तो इसका जो कक्ष है क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यदि ये किसी दूसरे तत्व से अपना इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है, इसमें अपना अष्टक को पूरा करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, यदि दूसरे से लेंगे तो क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होगी, इसका अष्टक क्या हो जाएंगे, पूरा हो जाएंगे, है ना। तो ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए इसमें माइनस चार्ज भी लगता है। ठीक है, और यही जो है, ये जो हाइड्रोजन है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व को दे भी सकता है। ठीक है, यदि ये दे देता है, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाता है, H+ आयन भी यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, यहाँ पर H- आयन जो कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन समूह के तत्वों के भांति क्या कर रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहा है। और H+ आयन जब वो किसी को अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो वह अपना जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला समूह है, इसके तत्वों के भांति क्या करता है, गुण में समानता प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसको हम लोग यहाँ रखें,
की यहाँ रखे, ठीक है। तो इसका जगह क्या था, निश्चित नहीं था, फिक्स नहीं था, फिर भी यहाँ पर जो है हमारे मेडलिफ है वो यहाँ पर इसको रख दिया गया है, ठीक है। बाकी इसका जो स्थान क्या है अनिश्चित है, यहाँ पर रखे कि यहाँ पर रखे करके ये लोग क्या थे, डाउट में हैं अभी भी, ठीक है। अभी इसको आगे देखेंगे जब हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ेंगे तो यहाँ पर कहाँ पर रखा है इसको अच्छे से, है ना। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से रहा, है ना। ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन क्षार धातु के आयन जैसे सोडियम प्लस आयन पोटेशियम आयन के भांति H प्लस आयन भी बनाते हैं, तथा हाइड्रोजन आयन Cl माइनस तथा Br माइनस आयन के भांति H माइनस आयन भी बनाता है, ठीक है। अपना हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो इसमें H प्लस आयन हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसमें माइनस आयन हो जाता है, ठीक है। इसलिए यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि उसे किस वर्ग में रखना उचित होगा, ठीक है, कि उसे सोडियम वाले समूह में रखें कि क्लोरीन वाले समूह में रखें, ठीक है। तो वह वहाँ पर निश्चित नहीं किया जा सका था, ठीक है। ये क्या है, इसका सीमा के अंदर गद में आता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब हमारा यहाँ पर दूसरा पॉइंट है यार, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोला है भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना, ठीक है। भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना, ठीक है। तो चलो यहाँ पर समझ लेते हैं क्या बोला है इसके अंदर। संयोजकता के अनुसार रखे जाने पर कुछ स्थानों पर भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा गया जो मेडलिफ के नियम के अनुसार नहीं है, जैसे कि कोबाल्ट का परमाणु भार 58.9 को निकिल के परमाणु भार 58.7 से पहले रखा गया था, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हल्के तत्व भारी तत्व को हल्के तत्व से पहले रखा गया है। जैसे कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कोबाल्ट जिसका परमाणु भार कितना होता है 58.9 और निकिल का परमाणु भार क्या है 58.7, ठीक है। तो इसका क्या भार क्या है, अधिक है, और इसका भार क्या है, कम है, ठीक है। तो इसका जिसका भार अधिक है उसको यहाँ पर पहले रख दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर सब लोग देखिएगा, ये जो कोबाल्ट है, ठीक है, कोबाल्ट का परमाणु भार कितना है 58.93 है, और जो निकिल है उसका परमाणु भार कितना है 58.71 है, ठीक है। तो इसका जो परमाणु भार क्या है, अधिक है ना कोबाल्ट का, फिर भी इसको यहाँ पर क्या कर दिए गए हैं, व्यवस्थित कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को यहाँ पर पहले रख दिए गए हैं, कम परमाणु भार वाले तत्वों को यहाँ पर बाद में रख दिए गए हैं। तो ऐसा क्यों किया है अभी यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बार और रिपीट करूंगा। संयोजकता के अनुसार रखे जाने पर कुछ तत्वों को पर भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा गया जो मेडलिफ के नियम के अनुसार नहीं है, ठीक है। तो मेडलिफ के नियम के अनुसार कैसे नहीं है, सही बात है ना, इसके नियम के अनुसार नहीं है, क्योंकि जब हम लोगों ने मेडलिफ के आवर्त सारणी को समझा, ठीक, जब हम मेडलिफ के आवर्त सारणी को समझ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि मेडलिफ ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में क्या कर रहा था, व्यवस्थित कर रहा था, ठीक है, बढ़ते हुए परमाणु भार, ठीक है। तो बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि हल्के तत्व पहले आएंगे, ठीक है, और भारी तत्व बाद में आने चाहिए था, है ना। तो यहाँ पर ये जो है इसके नियम के अनुसार नहीं था, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पर होता क्या है, तो ऐसा क्यों किया गया, ठीक है, ऐसा क्यों किया गया, यानी कि कोबाल्ट जिसका परमाणु भार क्या है अधिक है निकिल से, उसे पहले क्यों रखा गया, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो देखो, हम जब पढ़ रहे थे मेडलिफ का वर्गीकरण को तो हमने क्या देखे थे, उन्होंने अपना मुख्य आधार क्या माना था, जो तत्वों को वर्गीकरण करने का, उन्होंने परमाणु भार के साथ साथ उन्होंने भौतिक और रासायनिक गुणों को भी उन्होंने प्राथमिकता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, जैसे कि हमने क्या देखा था, उन्होंने अपना जो वर्गीकरण का सिद्धांत है परमाणु भार के आधार पर दिया था बढ़ते हुए, और साथ ही साथ रासायनिक गुण और भौतिक गुण के आधार पर दिया था ना। तो यहाँ पर उन्होंने अपने वर्गीकरण के दौरान परमाणु भार को नहीं देखा, ठीक है। यहाँ पर जब उन्होंने कोबाल्ट को निकिल से पहले रखा तो उन्होंने जो है बढ़ते हुए परमाणु भार को ध्यान में नहीं रखा, ठीक है। उसने तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों को भी ध्यान में यहाँ पर रखा था, ठीक है। यानी कि इन्होंने जो है तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों को यहाँ पर ध्यान में रखा था और उसको यहाँ पर प्राथमिकता दिया था। तो ऐसा क्यों किया गया था अभी देखेंगे, ठीक है। तो देखो, ऐसा क्यों किया गया कि कोबाल्ट को निकिल से पहले रखा गया, ठीक है, जिसका परमाणु भार इससे अधिक है। तो यहाँ पर हमने आपको समझ में आ गया ना कि रासायनिक, यहाँ पर उन्होंने परमाणु भार को ध्यान में नहीं रखा, उन्हें यहाँ पर रासायनिक गुणों को रखा, ठीक है। तो रासायनिक गुणों के आधार पर उन्होंने क्यों और कैसे यहाँ पर पहले रखा, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो यार, मेडलिफ ने देखा, यहाँ पर समझाता हूँ,
इसको कोबाल्ट का परमाणु भार अधिक है, ठीक है, और इसका निकल का कम है, फिर भी इसको यहाँ पर रखा है ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आया ना कि यहाँ पर क्यों रखा गया है, कि यहाँ पर उन्होंने परमाणु भार के आधार पर यहाँ पर नियम को फॉलो नहीं किया अपना, उन्होंने यहाँ पर रासायनिक गुणधर्मों को यहाँ पर प्राथमिकता दिया, ठीक है। तो रासायनिक गुणधर्मों में किस प्रकार से दिया, तो देखो यहाँ पर मेंडलीफ ने देखा यार कि कोबाल्ट का जो गुण है वो आयरन बोलो या फेरस बोलो या लोहा बोलो, तीनों एक है, ठीक है। तो आयरन के गुणों से क्या हो रहे थे, ज़्यादा मिल रहे थे, ठीक है, यानी जो कोबाल्ट है उसका गुण आयरन के गुण से ज़्यादा मिल रहे थे, इसलिए कोबाल्ट को ठीक है, इसलिए कोबाल्ट को लोहे के पास रखा, ठीक है। भले ही इसका परमाणु भार निकल से क्या था, अधिक था, लेकिन इसका जो रासायनिक गुणधर्म है वो आयरन से क्या हो रहा था, मैच खा रहा था, इसलिए उसे आयरन के जस्ट बगल में यहाँ पर रख दिया, ठीक है। और रासायनिक गुण में समानता किस प्रकार से, देखो यहाँ पर तो ये जो है तीनों, जो आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, ठीक है, तीनों तो खैर सक्रिय धातु हैं, ठीक है, तीनों क्या सक्रिय धातु हैं, तभी तीनों को एक ही समूह में यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, समूह यहाँ पर 8वां में है ना। लेकिन यहाँ पर जो आयरन है और कोबाल्ट है, ठीक है, इस दोनों को हम देखेंगे, ठीक है, तो होगा क्या कि जो आयरन और कोबाल्ट है, ठीक है, तो दोनों के चुंबकीय गुण क्या थे, तीव्र थे। चुंबकीय गुण समझ रहे हो ना, कि जैसे कि कोई लोहा रहता है, लोहा चुंबक में क्या हो जाता है, बहुत तेज़ी से आकर्षित होता है ना, ठीक है, और लोहा भी क्या हो जाता है, लोहे में भी जो चुंबक का गुण आ जाता है, लोहा जैसे कील वगैरह रहता है जी, ठीक है, उसमें भी चुंबक का गुण नहीं आ जा रहता है, वो भी चुंबक के भांति कार्य करता है, वो भी छोटे छोटे लोहा को क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इसी प्रकार से जो लोहा है, आयरन है और कोबाल्ट है, ठीक है, ये दोनों में जो थी चुंबकीय गुण क्या थी, काफ़ी तीव्र थी, लेकिन जो निकिल है वहाँ पर जो इसका चुंबकीय गुण था इन दोनों के मुकाबले में थोड़ा कम था, इसलिए यहाँ पर कोबाल्ट को निकिल से पहले रख दिया गया। यहाँ पर परमाणु भार को ध्यान में नहीं रखा, रासायनिक गुण को यहाँ पर ध्यान में रखा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो जाता है, समझ में आया ना सबको, ठीक है, वेरी गुड। अब हम देखते हैं इधर अगला पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा पॉइंट 3 में बोला यार समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया जाना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर समस्थानिक का मतलब समझिएगा, समस्थानिक यानी कि जिसका स्थान समान हो, ठीक है, लेकिन उसका परमाणु भार क्या हो, अलग अलग हो, उससे क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं, ठीक है। समस्थानिक मतलब आपको समझ में आया, यानी कि ऐसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक समान रहता है लेकिन उसका परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसी को बोला है समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया जाना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि समस्थानिक जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ यहाँ पर, चलो यहाँ पर सब पढ़ लेते हैं फिर आपको समझा देता हूँ, ठीक है। किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान किंतु परमाणु भार अलग होते हैं, ठीक है, यानी समझ में आया ना। समस्थानिक में क्या होता है, रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं, किंतु परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। रासायनिक गुण समान होते हैं, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि इसका जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो भी यहाँ पर समान होते हैं, लेकिन भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अतः उन्हें आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान मिलना चाहिए, किंतु मेंडलीफ आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए परंतु मेंडलीफ आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था। अब यहाँ बस समझते हैं इसको बहुत अच्छे से। देखो समस्थानिक का मतलब होता है कि जिसका रासायनिक गुण क्या है, समान है, लेकिन इसका परमाणु भार क्या है, अलग अलग है, या ऐसे भी समझ सकते हो जिसका परमाणु क्रमांक समान है लेकिन उसका जो परमाणु भार क्या है, अलग अलग है, ठीक है। यहाँ बस मैं एग्जाम्पल लूँगा यार, जैसे कि जो हमारे हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन सबको पता है H, ठीक है, तो इसका जो परमाणु भार जो होता है वो 1 भी होता है, 2 भी होता है और 3 भी होता है, ठीक है। इसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ऐसे इसको कुछ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे हाइड्रोजन है उसके 3 परमाणु भार होते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होते हैं, 1 होते हैं, परमाणु क्रमांक 1 होते हैं ना, लेकिन इसका परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे जो कार्बन होते हैं, अभी समझाऊंगी, सुनो सबको ठीक से अच्छे से। जो हमारे कार्बन होते हैं उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन का कितना होता है, 6 होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है। लेकिन इसका जो परमाणु भार है उसका परमाणु भार अलग अलग, इसका परमाणु भार देखने को मिला ना कार्बन का, इसका 12 भी होता है, 13 भी होता है और 14 भी होता है, ठीक है। कार्बन C14, C13, C12, कार्बन C14 करके सुने होंगे ना, कार्बन डेटिंग, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, जो भी पुराने जीवाश्म रहते हैं या पुराने कुछ भी चीज़ें रहते हैं, ठीक है, उसका एज का पता किया जाता है इसी C14 की सहायता से, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जो कार्बन है उसका परमाणु क्रमांक तो 6 है, लेकिन इसका क्या परमाणु भार अलग अलग है, ठीक है।
तो इसे जब मेडलिफ ने अपना आवाज सारणी यहाँ पर दिया तो उन्होंने क्या किया था, बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर दिया था। यहाँ पर जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन है तो उसका अलग अलग क्या आ रहा था, परमाणु द्रव्यमान देखने को मिल रहा था। तो सबको अलग अलग क्या करना चाहिए था, डिब्बों में रखना चाहिए था। ठीक है, ऐसा क्या है यहाँ पर इसकी सीमा में यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि हम पर चलो समझते हैं, यहाँ पर और देख लेता हूँ, यहाँ पर से थोड़ा समझा देता हूँ आप लोगों को और आपको अच्छे से समझ में आए। चलो देखो यहाँ पर बोला है हाइड्रोजन के समस्थानिक, ठीक है, यानी कि आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन इसके 3 होते हैं, जैसे कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटिनियम बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ठीक है, लेकिन इसका परमाणु भार, जिसका परमाणु भार 1 होता है इसको प्रोटियम बोलते हैं। ड्यूटेरियम में होता है क्या है, इसका परमाणु क्रमांक तो 1 रहता है लेकिन इसका परमाणु भार क्या रहता है, 2 रहता है, उसे ड्यूटेरियम बोलते हैं। और ट्राइटिनियम में होता है क्या है कि इसका परमाणु भार 1 रहता है लेकिन इसका परमाणु भार क्या रहता है, 3 रहता है, उसे क्या बोलते हैं, ट्राइटियम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारे कार्बन का परमाणु भार 12 भी रहता है, 13 भी रहता है और 14 भी रहता है। तो ऐसा होता क्या है, क्यों है, क्योंकि देखो परमाणु क्रमांक इसका क्या होता है, तीनों का 6 होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका परमाणु भार 12, किसी का 13, किसी का 14 ऐसा देखने को क्यों मिलता है। ठीक है, तो देखो इसमें होता क्या है यार कि सबको पता है कि जो परमाणु भार जो होते हैं प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या पर क्या रहते हैं, डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो नाभिक रहते हैं हमारे, ठीक है, जो हमारे तत्व रहते हैं, ठीक है, उसके जब हम लोग इसके परमाणु मॉडल को देखते हैं तो इसके जो नाभिक होते हैं इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जिससे तय होता है कि उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, यानी कि परमाणु भार कितना होगा। ठीक है, तो देखो जिसमें कार्बन के जिसका परमाणु द्रव्यमान 12 रहता है उसमें जो होता है प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या 6 होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 6 होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 इसलिए बोला है यार क्योंकि जितना उसका परमाणु क्रमांक रहता है उतना उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं। जैसे कि किसी एलिमेंट्स का परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है, तो उसमें टोटल 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। किसी का 8 है परमाणु क्रमांक, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है उसके परमाणु संख्या के बराबर होती है। यहाँ पर से इसको समझ लीजिएगा, लेकिन इसको यहाँ पर ध्यान में नहीं रखना है, इधर को अभी समझना है। ठीक है, यहाँ बस, ठीक है, और यहाँ पर किसी भी जैसे यहाँ पर कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है, 13 है, तो उसमें होता क्या है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या 6 रहता है। ठीक है, लेकिन इसके न्यूट्रॉन की संख्या में 7 रहता है। तो इस प्रकार से 6 और 7 आपस में मिलकर 13 इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाता है। कार्बन 14 में होता क्या है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या तो रहता 6 है लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 8 देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए इसका जो है परमाणु क्रमांक 14 हो जाता है। ठीक है, हमने देखा ना, ये क्या है, समस्थानिक है, यानी कि इसका स्थान क्या है, समान है, लेकिन इसके परमाणु द्रव्यमान क्या है, अलग अलग आपको देखने को मिल रहा है। हाइड्रोजन में देखो तो हाइड्रोजन का 1 2 1 इसका क्या है, परमाणु क्रमांक है इसका। ठीक है, जो कि क्या है, सम स्थान पे है, 1 है सबका, और परमाणु द्रव्यमान 1 2 3 ऐसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक बार फिर से इसको मैं रिपीट करूँगा। बस क्या बोला है, किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान किंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं, अतः उन्हें आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान मिलना चाहिए। ठीक है, परंतु मेडलिफ आवर्त सारणी के समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जितने भी यार अलग अलग, जैसे कि हमने क्या देखा, हाइड्रोजन के समस्थानिक देखा जिसका परमाणु द्रव्यमान 1 2 3 आ रहा था। ठीक है, तो इसके लिए यानी कि जो हाइड्रोजन है उसका 1 2 3 यानी तीनों के लिए जगह देना चाहिए था, ऐसे करके बोल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पास कार्बन है तो कार्बन के बाद इधर नाइट्रोजन आ गए ना, तो कार्बन के बाद पहले जिसका परमाणु भार 12 है उसको लेना था, और जिसका परमाणु भार 13 है 14 है उसके लिए उन्होंने जगह नहीं दिया है। ऐसे करके यहाँ पर सीमाएं में हमको देखने को मिल रहा है। देखो चूँकि जो सीमाएं होती हैं, ठीक है, उसके बारे में खैर वैज्ञानिक जो देते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो मेडलिफ है उसको पता रहा होगा। ठीक है, लेकिन जो इसका सीमाएं होते हैं इसको डिटेल में पढ़ने के लिए जब कोई दूसरा वैज्ञानिक आते हैं वो इसके बारे में रिसर्च करते हैं, तब जाके क्या होता है इसके हम सीमाएँ को पढ़ पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई दूसरा वैज्ञानिक आया है, ठीक है, जैसे कि हमारे आधुनिक आवर्त सारणी कब कौन आ जाएगा, मोस्ले आ जाएगा। तो ये समझो मोस्ले इसका क्या किया, रिसर्च किया है, उसका जो सिद्धांत है उसको अध्ययन करके इसके सीमाएं को यहाँ पर सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसके बारे में मेडलिफ को भी पता था, ठीक है, कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत के अनुसार और अपने अनुसार उन्होंने क्या किया था, अपने क्रम में व्यवस्थित कर दिया था। अब देखेंगे जैसे कि अगले वैज्ञानिक आएगा वो किस आधार पर और कैसे अपना आवर्त सारणी देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मेडलिफ है उन्होंने जो किया जितना किया बहुत था।
ठीक है, इसे तो हम जनक मानेंगे ही मानेंगे, क्योंकि इसके जैसा काम इससे पहले और 3 वैज्ञानिक आए थे, जैसे कि डोबेराइनर है, न्यूलैंड है, लोथर मेयर है, वो नहीं कर पाए थे और वो काम को मैंडलिफ कर दिखाया, इसलिए हम इसको यहाँ इसका जनक मानते हैं। ठीक है, तो इसका सीमाएँ कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, जिसे बाद में जब देखोगे आप लोग आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है, तो इसका जो सीमाएं हैं उसको सीमाओं को भी साथ में लेते हुए, ठीक है, यानी जिसमें कुछ संशोधन होगा नहीं, कुछ चीज़ों में करेगा, बाकी इन सबको भी साथ में लेते हुए आधुनिक सारणी को देते हैं। ठीक है, तो यहाँ बस आपका पॉइंट 3 आपको समझ में आ गया ना, क्या बोलना है, समस्थानिकों के अलग अलग स्थान नहीं दिया जाना, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा चौथा पॉइंट बोला यार, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हमारा चौथा पॉइंट है, एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ना। ठीक है, बस है, इसको समझिएगा। इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के मध्य कितने तत्व खोजे जा सकते हैं, विशेषकर जब हम भारी तत्वों पर विचार करते हैं तो कठिनाइयाँ आती है। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे। देखो, कोई चीज़ थोड़ा सा समझ नहीं आता है ना, दूसरों 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, तो थोड़ा सा माइंड में घुस जाता है ना। तो मैं आपको वैसे ही आपको ये माइंड में को कराना चाह रहा हूँ, इसको 2 बार पढ़ के थोड़ा सा और मेरे को भी और अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप लोग भी इसको अच्छे से समझ पाओगे, इसलिए मैं यहाँ बस दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, बस बोला है, एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर, यानी कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, तो परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ना, परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ना। ठीक है, परमाणु भार से नियमित रूप से नहीं बढ़ना का मतलब देखो होता क्या है, थोड़ा सा समझाऊंगा। ठीक है, इसको यहाँ पर, इसलिए यह अनुमान, यानी कि नियमित रूप से नहीं बढ़ना, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन था कि दो तत्वों के मध्य कितने तत्व खोजे जा सकते हैं, विशेषकर जब हम भारी तत्वों पर विचार करें तो कठिनाइयाँ आती है। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे कि 2 तत्वों में मैं एक ले लेता हूँ जिसका परमाणु भार यहाँ पर कितना है, 100 है। ठीक है, और एक का परमाणु भार है 103। ठीक है, यहाँ पर देखो 100 के बाद सीधा 103 आ गया ना, 100 के बाद 103 आ गया, ये भारी तत्व है ना, भारी तत्व है, इसको मैं यहाँ पास लिया हूँ। यहाँ पास बोला है जब हम भारी तत्वों का क्या करते हैं, विचार करते हैं, तभी इसमें क्या आती है, तो कठिनाइयाँ आती है। तो किस प्रकार से आती है इसको मैं थोड़ा यहाँ पर समझा देता हूँ। तो देखो हम यहाँ पास क्या लिए, एक तत्व लिए जिसका परमाणु भार क्या है, 100 है, और एक का क्या है, 103 है। ठीक है, तो यार यहाँ पर यह अनुमान लगाना कठिन था कि ये जो 2 तत्व हैं, ठीक, 2 तत्व हैं, इसके जो मध्य है यानी बीच में कितने तत्व यहाँ पर खोजे जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर क्या है, अनुमान लगाना निश्चित नहीं था, क्योंकि सीधा 100 के बाद 103 आ गए हैं। ठीक है, और कुछ तत्व ऐसे आएंगे जो क्या रहेंगे, 100.2 रहेगा, किसी का 101 रहेगा, किसी का 102 दशमलव कुछ रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह अनुमान लगाना क्या था, कठिन था। ठीक है, कि 2 तत्वों के मध्य कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको चारों पॉइंट समझ में आ गया होगा। कुछ इस प्रकार से है हमारा मैंडलिफ की आवर्त सारणी की सीमाएं, जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है यार, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगले वीडियो में मैं आपको मैंडलिफ की आवर्त सारणी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं आपको करा दूंगा। खैर यहाँ पर जब जैसे चैप्टर समाप्त होगा हम इसके अभ्यास को प्रश्न को भी कर लेंगे। ठीक है, बाकी मैं यहाँ से आप लोग को नोट्स नहीं मिला है, जैसे कि मैं यहाँ पर लोथर में डोबेराइनर सबको कराते आया हूँ, उसके बाद मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराते आया हूँ। तो यहाँ पर चूँकि हमने मैंडलिफ की आवर्त सारणी को, उसकी सीमाएँ को, उपलब्धियाँ को, मैंडलिफ की आवर्त सारणी को हमने 3 अलग अलग भागों में पढ़ा है, तो तीनों में हमें अलग अलग नोट्स बनाना उचित नहीं था, तो इसलिए ये आज इसका सीमाएँ समाप्त हो जाता है। अब मैं इसको मैंडलिफ की आवर्त सारणी से संबंधित यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसका मैं आपको नोट्स दे दूंगा, जिसमें हम लोग उसकी मैंडलिफ की आवर्त सारणी को देख लेंगे और उसकी उपलब्धियाँ और सीमाएँ को हम लोग अच्छे से सरल भाषा में आपके लिए लाके प्रस्तुत करूँगा, जिससे आप लोग सभी लोग अपने कॉपी में लिख लेना और उसको अच्छे से याद करना। ठीक है, हो सके तो यहाँ पर जो है मैंडलिफ की आवर्त सारणी की सीमाएँ हैं, उपलब्धियाँ हैं, सबको बुक में दिया, वैसे आप लोग याद करने का कोशिश करना। बाकी मैं इसे और थोड़ा बहुत सरल रूप में करने का प्रयास करूँगा, जिससे आप लोग को आसानी से याद कर पाओ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, इसके बाद यहाँ पर क्या कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर नहीं करा सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। जब मैं मैंडलिफ के आवर्त सारणी से संबंधित आपको क्वेश्चन आंसर करा दूंगा, तो पाठ के मध्य में आए हुए प्रश्न ऐसे बोल के मैं यहाँ पर जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन हैं उसको मैं एक वीडियो में आपको कवर करा दूँगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा और लिख लेना। ठीक है,
उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।